प्रोटीन सॉर्टिंग और टारगेटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। काफी सारा पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एक सेल में प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, फिर वो अपने टारगेट लोकेशन पर जाते हैं। राइबोसोम्स जो है वो साइट है ट्रांसलेशन की, कि राइबोसोम एमआरएनए जो न्यूक्लियस से बनकर बाहर गया है, एमआरएनए स्ट्रैंड को प्रोटीन्स में बदलते हैं। ये प्रोटीन जो फ्री राइबोसोम से बन रहे हैं, ये बनने के बाद अपने टारगेट लोकेशंस पर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रोटीन है या कोई एंजाइम है, तो उसका सिंथेसिस बाहर फ्री राइबोसोम पर हुआ और वो ट्रांसलोकेटर्स के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसलोकेटर होंगे, उनके थ्रू अंदर चला गया। सिमिलरली कोई क्लोरोप्लास्ट का प्रोटीन है, तो वो भी फ्री वाले राइबोसोम से बनकर और बनने के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनली बनने के बाद टारगेट लोकेशन पर चला गया। लेकिन कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि गोल्जी, जैसे ईआर, जैसे लाइसोसोम्स, इनके ज्यादातर प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन यानी फ्री राइबोसोम से नहीं बनते, वो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स है। ईआर को रफ बनाते ही राइबोसोम्स है, तो यहां भी प्रोटीन बन रहे होते हैं। एक लोकेशन तो फ्री राइबोसोम्स थी, दूसरी लोकेशन है वो वाले राइबोसोम जो ईआर पर हैं, उनसे बनने वाले प्रोटीन पहले ईआर में ही जाते हैं। ईआर में आने के बाद उन पर कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर फाइनली ईआर से वो जाते हैं गोल्जी में। तो जब ईआर उन प्रोटीन्स को गोल्जी में भेजता है, तो ये पाथवे कहलाता है एंटेरोग्रेड पाथवे, और वो प्रोटीन्स जो जाते हैं वो कोट होकर जाते हैं, कोटेड वेसिकल्स में जाते हैं। जैसे हमने रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में पढ़ा था कि कोई मॉलिक्यूल आए और वो पिंचिंग करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और अंदर वेसिकल को फॉर्म कर लेता है। सिमिलरली ईआर भी क्या करती है, सपोज ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी मेम्ब्रेन में आउटग्रोथ यानी बड बनने लगता है धीरे धीरे। उस बड के अंदर हमारा प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ईआर में आया है, वो इसके अंदर एम्बेड होता है और फिर ये अलग हो जाता है, ये बन जाता है वेसिकल। ये प्रोटीन जो अंदर है इसे हम कहते हैं कार्गो, और जो बाहर से ये पैक है ये पूरा वेसिकल कहलाता है। फिर ये वेसिकल पहुंचता है गोल्जी के पास। गोल्जी में सबसे पहले ये पहुंचता है सिस गोल्जी में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा भी था ये सीक्वेंस, सिस गोल्जी, सिस सिस्टर्नी, मिड सिस्टर्नी, ट्रांस सिस्टर्नी और ट्रांस गोल्जी। तो सिस गोल्जी की मेम्ब्रेन पर आकर ये वेसिकल ऐसे फ्यूज हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन ही है ईआर की और ये भी मेम्ब्रेन है, तो धीरे धीरे इसके अंदर फ्यूज होगा और प्रोटीन अंदर चला जाएगा गोल्जी में, सिस गोल्जी में। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि सिस गोल्जी इस प्रोटीन को वेसिकल की ही फॉर्म में सिस सिस्टर्नी को भेजता है, फिर सिस सिस्टर्नी वेसिकल की फॉर्म में इसको मिड सिस्टर्नी को, और ऐसे करते करते लास्ट में ये ट्रांस गोल्जी के पास पहुंचेगा। फिर ट्रांस गोल्जी इसको, जैसे मानो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन था, देखो बनना यहां से शुरू हुआ, तो ट्रांस गोल्जी फिर इसको सीक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में आगे भेज देगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ईआर से गोल्जी तक जब प्रोटीन जाते हैं तो ये एंटेरोग्रेड पाथवे कहलाता है, और जिन वेसिकल्स की फॉर्म में ये जाते हैं वो कोटेड वेसिकल होते हैं, और स्पेसिफिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से जिसे हम कहते हैं कोप2 वेसिकल्स या कोट प्रोटीन 2। वेसिकल्स में टोटल 3 तरह की कोटिंग देखने को मिलती है। कोप 1 कोटिंग हमें तब देखने को मिलेगी जब हम उल्टा पढ़ेंगे, जब ईआर से गोल्जी हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वहां वेसिकल्स कोप 1 वेसिकल्स कहलाते हैं। दूसरा, जब गोल्जी के सिस में आ जाएगा ना, एक बार ईआर से जब सिस गोल्जी में आ जाएंगे प्रोटीन, कोप 2 रहेगा जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, तो फिर सिस गोल्जी से आगे सभी गोल्जीज में प्रोटीन को कोप 1 वेसिकल से ही भेजा जाएगा, यानी तब कोप 2 नहीं होंगे। और कभी जब सिस से वापस आएगा ईआर में तो भी कोप 1 होंगे। तो कोटेड प्रोटीन 1 ज्यादा कॉमन है। कोप 2 कब काम आता है, जब ईआर से गोल्जी में भेजा जाता है, वही हम पढ़ेंगे। तो हम कोप 2 वेसिकल्स पढ़ेंगे। एक और तरह के वेसिकल होते हैं क्लेथरीन कोटेड। क्लेथरीन कोटेड आपने एंडोसाइटोसिस में तो पढ़े ही पढ़े होंगे, जब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल का एंडोसाइटोसिस होता है उसके रिसेप्टर समेत, तो क्लेथरीन कोटेड होता है। लेकिन अंदर भी जब ट्रांस गोल्जी, ध्यान से सुनिए, लास्ट वाली गोल्जी जो ट्रांस गोल्जी है, जब वो लाइसोसोम्स को प्रोटीन भेजती है तो वो क्लेथरीन से कोट करके ही भेजती है। तो पहले रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में पढ़े, मैंने डिटेल में बताया हुआ है क्लेथरीन होता क्या है, और जब हम लाइसोसोम वाला पढ़ेंगे तब फिर से हम डिस्कस करेंगे क्लेथरीन क्या है। सो टुडे particularly we will start with the transport that is ER to Golgi with the help of the COP2 vesicles। और COP2 मतलब का मतलब कोट प्रोटीन 2। कैसे ये वेसिकल बनते हैं,
कौन कौन से प्रोटीन इसके हिस्सा हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से प्रोटीन है, कि किससे जाकर ये पूरा वेसिकल बन पाता है। इसको रिलेट करने के लिए मैं आपको बताऊं तो याद कीजिए क्लैथरिन कोटेड जो वेसिकल्स थे उसमें सबसे पहले मेम्ब्रेन होती है, अंदर रिसेप्टर है और ये लिगेंड होता था। मेम्ब्रेन के ऊपर अडेप्टर प्रोटीन होते थे AP2, AP2 से बाइंड होता था क्लैथरिन। तो पूरा वेसिकल बनाने में दो तीन चीजें थी, AP2 था, क्लैथरिन था, मेम्ब्रेन थे, तब जाकर कहीं पूरा वेसिकल बन पाता था। तो सिमिलरली यहां भी जो कोप2 वेसिकल बनता है ये भी 4 से 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर बनता है। तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट हाउ एंटेरोग्रेड पाथवे इज अचीव्ड, हाउ द कोप2 वेसिकल्स आर फॉर्म्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ER से। इधर हम स्टेप्स लिखेंगे, इधर हम पाथवे दिखाएंगे। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ये ER की मेम्ब्रेन है, अंदर ER का ल्यूमेन है। ये जो फेस है ये गोल्जी की तरफ है, यानी इधर गोल्जी होंगे। ER के मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है, कार्गो रिसेप्टर। तो ये कुछ कुछ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जैसा है, बस उससे अपोजिट। ये है कार्गो रिसेप्टर। अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन आ कैसे रहे हैं, प्रोटीन आ रहे हैं को ट्रांसलेशनली बनते हुए आ रहे हैं और ट्रांसलोकॉन से आ रहे हैं। तो देखो जब ट्रांसपोर्ट होगा तब तो इसका मतलब प्रोटीन बन ही चुका। तो एक प्रॉपर मैच्योर एक प्रोटीन है जो ग्लाइकोसाइलेटेड भी हो सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ER के अंदर। उस प्रोटीन को फाइनली अब पैक करना है और आगे भेजना है। तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को मैं एज अ मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए वो प्रोटीन है जिसे भेजना है, ये कहलाएगा कार्गो। दिस इज अ कार्गो मॉलिक्यूल विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो ER इसको बाहर भेजने के लिए सबसे पहले कार्गो रिसेप्टर होते हैं ER के मेम्ब्रेन पर, ये आकर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा। तो कार्गो और कार्गो रिसेप्टर की बॉन्डिंग हो जाएगी। कार्गो वो प्रोटीन है जिसको बाहर जाना है। प्रोटीन को पता कैसे चलना है किसी बाहर ही जाना है, तो स्पेसिफिक सिग्नल है, और यहां पर गोल्जी के लिए ही स्पेसिफिक सिग्नल है। ठीक है, तो कार्गो रिसेप्टर जो है वो कार्गो लिगेंड से बाइंड कर चुका। अब वेसिकल बनने की शुरुआत होगी, यानी मेम्ब्रेन में अब चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले एक प्रोटीन होता है SAR1। SAR1 प्रोटीन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म साइड है बाहर की तरफ। ठीक है, वो आकर यहां पर अटैच होते हैं। तो यहां मेम्ब्रेन में आकर अटैच हो गया SAR1। केवल एक नहीं, काफी सारे SAR1 अटैच होंगे। ये सारे मॉलिक्यूल जो इस तरह से इनको मैंने दिखाया SAR1 प्रोटीन। SAR1 प्रोटीन एक GDP और GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। ये ऐसा प्रोटीन है जो GDP और GTP दोनों से बाइंड कर सकता है और इसको हाइड्रोलाइज भी कर सकता है GTP को GDP में। तो सबसे पहले जब SAR1 आता है तो वो GDP से बाइंडेड है, यानी कि वो इनएक्टिव है। तो GDP बाइंडेड दिखाने के लिए मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं। मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन आया SAR1 और GDP से बाइंडेड है अभी वो फिलहाल। इसे पिंचिंग करनी है, इसको मेम्ब्रेन को खींचना है। जैसे ऐसे मेम्ब्रेन है तो ये खींचकर ऐसे वेसिकल बनाने की शुरुआत करेगा। तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके इसलिए इसको एक्टिव होना पड़ेगा। SAR को एक्टिव करने के लिए मदद करते हैं कुछ प्रोटीन्स जिनका नाम है SARGEF। अभी आप लोगों ने सेल सिग्नलिंग नहीं पढ़ी है, जब आप सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे, कुछ वीडियोस मैंने बेसिक बनाए भी हुए हैं सेल सिग्नलिंग के, आप देख सकते हैं पीछे जाके। तो उसमें GEF का मतलब होता है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज कर सकता है। कैसे कि GDP को GTP में चेंज कर सकता है। GDP के प्लेस पर GTP प्रोवाइड करता है SARGEF प्रोटीन। तो भाई ये GEF किसको प्रोवाइड करेगा, ये करेगा SAR1 को जो GDP से बाइंडेड है। एक्सचेंज फैक्टर होने पर क्या करेगा, ये SAR1 को GTP से बाइंड करा देगा और एक्टिव करवा देगा। तो बेसिकली सार प्रोटीन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं SARGEF। तो वो प्रोटीन आएंगे इस तरह से SARGEF और वो SAR1 को एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने का मतलब वो उन्हें GDP की बजाय GTP से बाइंड कर देंगे। तो GTP के लिए मैं यहां पर ब्लैक कलर दिखाता हूं कि अब ब्लैक कलर SAR1 आ गए, यानी अब SAR1 एक्टिवेट हो गए। SAR1 जो है एक्टिवेट होते, देखो SARGEF को SEC12 प्रोटीन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। हमने एक तरह का सेक पढ़ा था SEC61,
जिससे प्रोटीन अंदर आता था। याद कीजिए एसआरपी सिग्नलिंग में हमने SEC63 भी पढ़ा था, जो अंदर प्रोटीन को लॉक करता था बिप के अलावा। दो तरह के प्रोटीन, सेक प्रोटीन, SEC61, SEC63 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और सेक प्रोटीन है ईआर में, SEC12, जिसे SAR ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर भी हम कहते हैं, GEF ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम केवल एक्टिवेट करना है SAR को। जो पहले GDP बाउंडेड था उसका ग्वानिन एक्सचेंज किया, उसको GTP में चेंज किया और एक्टिव हो गए SAR1। एक्टिवेट होते ही SAR1 क्या करेंगे, ये अपने दोस्तों को बुलाएंगे। ठीक है, SAR1 के दोस्त हैं SEC23 और SEC24, ये इनके दोस्त हैं। तो SAR1 अपने दोस्तों को बुला रहा है। ठीक है, तो फाइनली देखो क्या करेगा अभी। SAR ने अपने साथ दो दो प्रोटीन, डायमर होता है, अटैच कर लिए, SEC23 और SEC24, इसको कहते हैं डायमर। और इधर भी, और केवल एक नहीं, हर एक सार इस तरह से जब अटैच करेगा, तो मैं यहां पर एक डायग्राम दिखा रहा हूं कि किस तरह से ER मेम्ब्रेन दिखने लगेगी। कुछ इस तरह से ER मेम्ब्रेन दिखने लगेगी, उस पर SAR1 है। ठीक है, ये GTP बाइंडेड है, और इस पर ये दोनों SEC23 SEC24, SEC23 SEC24, SEC23 SEC24, SEC23 SEC24। मानो मैं इसको रेड कलर से दिखाऊं, 23 24। ठीक है, खुद ब्लैक वाले जो है वो SAR प्रोटीन्स हैं। और अंदर याद रहे हमारा कार्गो रिसेप्टर है और हमारा लीगेंड है। लीगेंड क्या, खुद कार्गो। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये और पिंचिंग करते रहेंगे, मेम्ब्रेन फिर कुछ इस तरह की दिखाई देगी। एक बड बनने की शुरुआत हो चुकी है। SAR, SEC23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24। तो ये जो SEC23, 24 है, इसे हम कहते हैं इनर कोट, इनर कोट ऑफ वेसिकल। अभी तक जो दोनों स्टेप हमने पढ़े कि SAR1 ने रिक्रूट करे, SEC23, 24 इनको बुलाया, और SEC24 और 23 ने इनर कोट बनाया वेसिकल का। देखो SAR प्रोटीन साइटोप्लाज्म में था, ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, इसकी हाइड्रोफोबिक डोमेन आकर ER की मेम्ब्रेन से अटैच हुई है। तो इसका हाइड्रोफोबिक रीजन ER की मेम्ब्रेन से आकर अटैच हो गया, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है। तो कुछ इस तरह से अभी अभी हमें मेम्ब्रेन दिख रही है। अभी वेसिकल को पूरा और बनाने के लिए दो प्रोटीन और आएंगे, SEC13 और SEC31। तो ये तो अडेप्टर प्रोटीन थे 24 और 23। अब दो प्रोटीन और आएंगे, SEC13 और SEC31, जो इसका आउटर कोट बनाएंगे, और वो है टेट्रामर। 23, 24 डायमर थे, वो टेट्रामर है। तो देखिए वो किस तरह से अटैच होंगे इस पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वो टेट्रामर है, उनकी दो दो यूनिट है, SEC13 SEC31 में दो दो डोमेन है। तो आकर उन्होंने इसका आउटर कोट बनाया है। ठीक है, फाइनली इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनने लगेगी, और ये वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यार मेम्ब्रेन से, ये मानो ER था, तो ये वेसिकल शेप लेने लगा है। इस वेसिकल में देखिए क्या है, SAR प्रोटीन्स हैं काफी सारे। मेनली SAR प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है जो मेम्ब्रेन को बाहर खींच रहा है। ठीक है, SAR अपने साथ SEC23, 24 को अटैच किए हुए हैं, जो इसका इनर कोट बना रहे हैं। और फिर बाहर की तरफ टेट्रामर है, 1 2 3 और 4। इस तरह से ये SEC13 और 31 है। तो फाइनली ये एक जो बड बन गई पूरी, ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब इसको वेसिकल को पुल करने का काम भी करेंगे प्रोटीन्स। उसके लिए भी हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि पुलिंग कैसे होगी। पुलिंग के लिए एक प्रोटीन होता है रैब प्रोटीन। अब हमने देख लिया वेसिकल किस तरह से हमारा बनता जा रहा है। एक प्रोटीन है रैब प्रोटीन। रैब प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म में बाहर और इनएक्टिव है, GDP से बाइंडेड है।
देखिए रैब को डिस्कस करने से पहले मैं पूरा वेसिकल बता ही देता हूं ताकि हमें बार बार ये ल्यूमेन ना ड्रॉ करना पड़े। ये जो एस है और ये जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया था कि एस होना, सैक 23 24 होना इनर कोट, और सैक 13 और 31 होना आउटर कोट, धीरे धीरे करके ये पूरी पिंचिंग हो जाती है। एस बिल्कुल अलग कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जब एस जुड़ते रहेंगे, पहले तो बिल्कुल नहीं था, एस ने मेम्ब्रेन को थोड़ा खींचा, फिर थोड़ा और खींचा, तो एस अटैच होकर फाइनली इसको यहां से क्लीव ही कर देते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अभी मैं ड्रॉ करता हूं। कि ईआर के ल्यूमन से बिल्कुल वेसिकल अलग हो चुका होगा। ये ईआर है, ये ल्यूमन, ये मेम्ब्रेन, और इस तरह से ध्यान दीजिए यहां कार्गो प्रोटीन और वो भी थे तो वो अंदर हैं। अब इस वेसिकल में है कार्गो का रिसेप्टर, ठीक है, कार्गो मॉलिक्यूल। एक चीज आगे कंसेप्ट आएगा कि रिसेप्टर ने अट्रैक्ट करा कार्गो मॉलिक्यूल को अंदर, तो देखो यहां तो अट्रैक्शन हुआ। अगर पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होता है तब तो रिसेप्टर अपने लिगेंड को छोड़ देता है, लीव कर देगा। लेकिन ल्यूमन का पीएच स्लाइटली ज्यादा है गोल्जी से। गोल्जी में यही काम उल्टा होगा, देखो इस प्रोटीन को गोल्जी में जाना है, जब ये गोल्जी में पहुंच जाएगा तो वहां जाकर ये अपने लिगेंड को वापस छोड़ देगा ताकि प्रोटीन अंदर आ जाए। तो एक समय पर तो कार्गो रिसेप्टर लिगेंड से बाइंड कर रहा है और दूसरे समय में गोल्जी में जाकर इसको छोड़ दे रहा है। यही काम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में भी होता था, एग्जैक्टली मैंने बताया भी था कि एंडोसोम में जाने के बाद लिगेंड अपने मॉलिक्यूल को छोड़ देता है। तो जब पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होता है यानी कम होता है, उस समय तो रिसेप्टर और लिगेंड की एफिनिटी एक दूसरे के लिए नहीं होती, और पीएच जब स्लाइटली ज्यादा होता है तब एफिनिटी होती है। तो फिलहाल जो ईआर का ल्यूमन है उसका पीएच ज्यादा है गोल्जी के पीएच से, इसी कारण यहां तो बाइंडिंग होती है और बाद में कहीं जाकर गोल्जी में जाकर इनकी एफिनिटी जो हट जाएगी यानी लिगेंड हट भी जाएगा। तो फिलहाल हमारे कार्गो मॉलिक्यूल के साथ लिगेंड बाइंडेड है। अब देखो बाहर क्या क्या है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये तो ईआर की मेम्ब्रेन है जो वेसिकल का मेन मेम्ब्रेन बना रही है। उसके अलावा इस पर है एस ए आर, सार वन है, आप जानते हैं। सार वन के अलावा है इस पर सैक 23 24, और उसके अलावा है सैक 13। तो ये पूरा वेसिकल है। इस वेसिकल का मोस्ट आउटर कोट तो बनाया है सैक 13 और 31 ने, इसका इनर कोट बनाया है 24 और 23 ने। इसके अंदर एस ए आर वन भी है और इसके अंदर ई आर की मेम्ब्रेन भी है जो हिस्सा हटकर आया है। अच्छा, वहां से अगर हिस्सा हटा होगा तो क्या ई आर में वहां पर होल या छेद हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ई आर फिर से बन जाएगी वहां से। तो वेसिकल फॉर्मेशन होती रहती है और रिसाइकलिंग भी चलती रहती है। अब ये एक इंडिविजुअल वेसिकल है, एक वेसिकल, इसके जैसे हजारों वेसिकल होंगे। इस पर अब क्या होगा देखो आगे देखते हैं। आर ए बी प्रोटीन। आर ए बी प्रोटीन साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन है जो इनएक्टिव है। वो इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि वो एक तो जीडीपी से बाइंड है, ठीक है। दूसरा एक स्पेशल प्रोटीन जिसका जिंदगी में मकसद ही ये है कि वो रैब को इनहिबिट करके रखेगा, वो होता है जीडीआई। एक प्रोटीन होता है जी डी आई, रैब जीडीपी डिसोसिएशन इनहिबिटर। कि कहीं जीडीपी इसका हट ना जाए, क्योंकि जीडीपी हट सकता है ना, जीडीपी को जीटीपी आकर एक्सचेंज कर सकता है। तो एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जीडीआई जो इसको दूर रखता है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर से। जब तक ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर नहीं होगा ना तब तक ये इनएक्टिव स्टेट में ही रहेगा। तो उसको इनएक्टिव स्टेट में रखने का कारण है जीडीआई। पहले तो मैं यहां लिख देता हूं रैब प्रोटीन जो इनएक्टिव है, इसको इनएक्टिव रखे हुए जीडीआई, ठीक है। मैंने लिख दिया रैब जीडीपी डिसोसिएशन इनिबिटर। जब तक इसको जीईएफ नहीं मिलेंगे ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर तब तक ये इनिबिटेड ही रहेगा। तो अब क्या होता है सेल के अंदर, रैब जीईएफ प्रोटीन आता है। 8th स्टेप, रैब ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर आता है, वो इसके जीडीआई को हटा देता है। इसका डिसोसिएशन इनिबिटर की कल को ये जीडीपी से डिसोसिएट ना हो उस चीज को रोके हुए था जीडीआई। तो अब जीडीआई हट गया तो डिसोसिएशन इनिबिटर नहीं रहा, इसका मतलब डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन होते ही आरएबी अलग हो जाता है जीडीपी से। अलग होते ही तुरंत ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर इसको जीटीपी दे देता है। तो जीटीपी देने का मतलब 9th स्टेप, रैब प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। रैब प्रोटीन अब एक्टिव हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है ये, ठीक है। पहले रैब जीडीपी था,
GDI उसका इनहिबिटर था और ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर रैब GEF आया जिसने इसको एक्टिव कर दिया। रैब एक्टिवेट होने का फायदा क्या हुआ भाई? रैब एक्टिवेट होने का फायदा ये हुआ कि रैब अब जाकर हमारे वेसिकल से चिपक जाएगा। काफी सारे रैब होंगे, केवल एक रैब नहीं। तो मैं एक बार रैब दिखाता हूं आपको। रैब आकर हमारे वेसिकल से चिपक गया, मान लीजिए यहां पर। अब ये वेसिकल एकदम फ्री बाहर घूम रहा है साइटोप्लाज्म में। ER से तो ये अलग हो चुका। आना कहां पर है? गोल्जी पर। तो अब काम शुरू होता है गोल्जी का। आपको याद रहे सबसे पहले सिस गोल्जी नेटवर्क में आएगा ये प्रोटीन, उसके बाद सिस सिस्टर्नी में, वो बाद की बात है, गोल्जी में पढ़ेंगे, सोन एंड ये लास्ट में पहुंचेगा ट्रांस गोल्जी में। सिस सिस्टर्नी, मिड सिस्टर्नी, ट्रांस सिस्टर्नी, ट्रांस गोल्जी। सिस गोल्जी पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है रैब इफेक्टर। रैब इफेक्टर, ये रैब इफेक्टर प्रोटीन अपनी तरफ खींचता है रैब प्रोटीन को, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। रैब प्रोटीन है कहां पर भाई? एक्टिव रैब प्रोटीन है हमारे वेसिकल पर। तो वेसिकल को गाइडेंस, डायरेक्शन देता है रैब प्रोटीन की, चलो मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूं। ठीक है, ये अपने दोस्त को यहां ले आता है इसके पास। ये आकर रैब अटैच हो गया और इसके दोस्त के पास देखो, मैं एक ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको डिटेल में तो मैंने ऊपर बनाई हुई है। ये है वेसिकल। वेसिकल में यही सब चीजें हैं, SAR, SAC23, 24, SAC13, एवरीथिंग, आउटर कोट, इनर कोट, ठीक है, सब कुछ है। अब ये वेसिकल RAB के साथ लिंक है और ये इसको ले आया कहां पर? गोल्जी के पास। अभी भी इसने फ्यूज नहीं कराया है। ठीक है, देखिए इससे पहले एक चीज मैं बता दूं, अभी एक स्टेप स्किप हो गया। रैब प्रोटीन जब इस पर लगा, उसके साथ साथ ही इस पर एक प्रोटीन और लगता है, वी स्नेर। वेसिकल पर रैब तो लगा ही लगा, कैसे रैब लगा वो भी हमने देखा। यहां कहीं मैं 10th स्टेप लिखता हूं, अब इधर लिख लेते हैं हम बाकी स्टेप। 10th स्टेप, वी स्नेर अटैचमेंट। ये काम ना रैब के अटैचमेंट से पहले हुआ है, रैब तो एक्टिव हो गया था। अब वी स्नेर अटैचमेंट हुआ। वी स्नेर से थ्रेड लाइक प्रोटीन्स है, लाइक दिस। वी स्नेर। वी स्नेर क्या है भाई? वी का मतलब है वेसिकल और स्नेर का मतलब है SNAPs, रिसेप्टर। SNAPs रिसेप्टर। RE का मतलब रिसेप्टर और SNA का मतलब SNA। अच्छा जी, SNA क्या है? अभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी, डोंट वरी। SNA का मतलब है सॉल्यूबल NSF अटैचमेंट प्रोटीन्स। जब सारा कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे तो एक चीज समझ में आएगी, NSF क्या है। पहली बात तो SNAP का फुल फॉर्म है सॉल्यूबल NSF अटैचमेंट प्रोटीन। यानी SNAP कोई ऐसा प्रोटीन होगा या एक ऐसा रिसेप्टर है जो बाइंड करेगा किस प्रोटीन से? ये बाइंड करेगा NSF से। इस फुल फॉर्म से हमें यह पता चल रहा है कि सोल्यूबल NSF अटैचमेंट प्रोटीन, यानी ये जो रिसेप्टर है ना, ये जो SNAR एक तरह का रिसेप्टर है, ये अपने प्रोटीन NSF से बाइंड करेगा। हम आगे देखेंगे NSF क्या है। तो ये इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई। V का मतलब है वेसिकल, वेसिकल स्नेर। एक स्नेर होता है T स्नेर, बस T का मतलब है टारगेट और स्नेर का मतलब है सेम, टारगेट स्नेर। तो टारगेट स्नेर है गोल्जी पर, और वी स्नेर कहां है? ध्यान से देखिए, वेसिकल पर। तो वेसिकल पर वी स्नेर भी अटैच होता है। अब 11वां स्टेप कि रैब जो है, एक्टिव रैब जाएगा अपने रैब इफेक्टर के पास। अब वो स्टेप है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस वेसिकल को खींच लाएगा रैब प्रोटीन रैब इफेक्टर के पास। ये रैब इफेक्टर भी कहां पर है? ध्यान से देखिए, गोल्जी में। तो एक तो बाइंडिंग हो गई रैब इफेक्टर की वेसिकल के साथ, दूसरी बाइंडिंग होगी टी स्नेर की वी स्नेर के साथ। इतने दूर नहीं है लेकिन मैंने बाइंडिंग दिखा दी। तो वेसिकल पूरी तरह से गोल्जी से चिपक चुका है। चलिए ठीक है, वेसिकल के अंदर क्या है? अब ध्यान से देखो भाई, वेसिकल के अंदर हमारा
कई सारे तो कोट प्रोटीन है। यहां दोबारा देखते हैं हम, वेसिकल के अंदर मेनली तो एक तो कार्गो रिसेप्टर है, दूसरा कार्गो लिगेंड यानी अपना प्रोटीन है भाई, उसको कपड़े पहना रखे। क्या क्या कपड़े पहना रखे? हमने SAR1 कपड़े पहना रखे हैं, हमने SAC23 24 कपड़े पहना रखे हैं, और SAC13 और 31 कपड़े पहना रखे हैं। तो एक प्रोटीन पर इतनी सारी कोटिंग है। अब ये प्रोटीन क्या काम की? हमें तो प्रोटीन अंदर भेजना है। तो जैसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्लैथरीन कोट को हटाया जाता था, अगर आपको याद हो HSP70 हटाता था, जिसको वो टॉपिक अच्छी तरह से याद है, अनकोटिंग HSP70 करते थे, तो यहां भी अनकोटिंग करते हैं प्रोटीन काइनेजेस। तो साइटोप्लाज्म के कुछ प्रोटीन काइनेजेस, काइनेज एंजाइम का काम 6th सेमेस्टर में ग्लाइकोलिसिस या कई सारे पाथवे आपने पढ़े थे बीएससी में या बायोकेमिस्ट्री में। काइनेज किसी भी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कराते हैं। फॉस्फोराइलेट करने पर वो प्रोटीन एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन का काम, एक्टिव या इनएक्टिव करने का काम कौन कराते हैं? काइनेज। काइनेज प्रोटीन यहां पर क्या करेंगे? अनकोट करेंगे, अनकोटिंग। तो अनकोटिंग होने पर धीरे धीरे करके क्या क्या हटेगा? देखो, SAR1 हट जाएगा जो कोट था, SAC23 24 इनर कोट भी हट जाएगा, SAC13 और 31 आउटर कोट भी हट जाएगा। तो ये वेसिकल जो है, ठीक है, वेसिकल जो पूरा वेसिकल था वो अभी फिलहाल गोल्जी मेम्ब्रेन से तो अटैच हो ही चुका, इस तरह से, किससे? रैब से और वीसनेर से, और धीरे धीरे अपना कंटेंट अंदर छोड़ देगा, क्योंकि वेसिकल तो अनकोट होता जा रहा है। अनकोट होने के बाद भी ध्यान से देखिए क्या क्या तो बचेगा। एक तो ER की मेम्ब्रेन का हिस्सा बचेगा, जो ER ने कुर्बानी दी थी। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर SAR1 था, फिर इसके ऊपर 23 थे, इसके ऊपर 31 और 13 थे, लेकिन ER की मेम्ब्रेन तो अभी भी है, जिसने इसको बचा रखा है, इस प्रोटीन को। तो लास्ट में गोल्जी से ये अटैच रह जाएगा। क्या मैं दिखाता हूं, ER मेम्ब्रेन वाला वेसिकल, उसके अंदर कार्गो रिसेप्टर और प्रोटीन, और हाँ, इस वेसिकल पर अभी भी वीसनेर और RAB अटैच है। अब क्या होगा? इनका भी अनबाइंडिंग होगा, ठीक है। अनबाइंडिंग होने के लिए देखिए क्या होगा कि रैब जो है वो GTPase एक्टिविटी शो कर देगा, कि रैब पर जो GTP बाइंड था वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और GDP में बदल जाएगा। हाइड्रोलाइज होते ही ये रैब प्रोटीन जो अपने रैब इफेक्टर से अटैच था, ध्यान से समझिए, अभी तक वेसिकल ER की मेम्ब्रेन कोटिंग सारी हट चुकी, SAR1 हट गया, 24 23 हट गए, 13 31 हट गया, लेकिन ER मेम्ब्रेन का हिस्सा तो अभी भी बचा था। तो अब उसकी तरफ से एक ने हाथ छोड़ दिया। RAB जो तब तक GTP से बाइंड था वो एक्टिव था, एक्टिव था तो अपने इफेक्टर से बाइंडेड था, और इफेक्टिव था गोल्जी पर। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस हुआ GDP फॉर्म में, तो ये इफेक्टर से अलग हो जाएगा और ये वापस बाहर चले जाएगा। तो एक तरफ से संपर्क छूट गया, ये वापस चला गया रैब प्रोटीन साइटोप्लाज्म में, और GDP से बाइंड है। आप जानते हैं इसको कल को फिर कोई GEF आएगा, RAFGF, देखे ध्यान से, यहाँ ये फिर इसको एक्टिव करेगा, साइकिल रिपीट होती रहेगी, लेकिन अभी ये साथ छोड़ गया। सिमिलरली वी स्नेर और टी स्नेर अभी भी बाइंडेड है, वी स्नेर और टी स्नेर अभी भी बाइंडेड है। देखो, इन्होंने काम बहुत किया था बेचारे, रैब प्रोटीन ने कितना काम किया कि इसने एक तो टेदरिंग करी, कि रैब इफेक्टर अगर नहीं होता ना और रैब प्रोटीन नहीं होता तो इस वेसिकल को खींचा नहीं जाता इधर, ठीक है। तो एक तो ये जुड़ना, टेदरिंग थी, दूसरा डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है किसी चीज को खींचना अपनी तरफ, ठीक है। तो वेसिकल को खींचने का काम रैब प्रोटीन और रैब इफेक्टर ने ही करा था, लेकिन इतना सब काम करने के बाद वो बेचारा अलग हो गया अब, ठीक है। टेदरिंग जुड़ना होता है दोनों का, रैब प्रोटीन का और रैब इफेक्टर का जुड़ना टेदरिंग था, और उसको अपनी तरफ खींचना डॉकिंग था। ये वेसिकल को अपनी तरफ खींच रहा था रैब इफेक्टर। दूसरा जो खींचने का काम हो रहा था दूसरी तरफ से, वो हो रहा था वी स्नेर और टी स्नेर से। यहाँ पे वी स्नेर और टी स्नेर है, तो ये अभी भी आपस में उलझे हुए हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये तो टी स्नेर है और इसमें वी स्नेर होता है ऐसे क्रॉस। अब इनका कनेक्शन भी तोड़ना जरूरी है, इनका कनेक्शन तोड़ता है NSF। तो यहां पर होता है NSF प्रोटीन, ध्यान से देखो, NSF अटैचमेंट प्रोटीन वी स्नेर, SNAP रिसेप्टर है वी स्नेर, ये एज ए रिसेप्टर बाइंड करेगा एक प्रोटीन, किससे? NSF से। NSF प्रोटीन है साइटोप्लाज्म साइड गोल्जी पर ही, इसका नाम है NEM सेंसिटिव फैक्टर।
तो फाइनली NSF आकर यहां पर अटैक करेंगे। SNF है ATPase। SNF एक अलग प्रोटीन है, NSF सॉरी, ये एक ATPase है। ये ATP को खर्च करके अपना काम करेगा। ATPase होने का मतलब ATP खर्च करके। तो NSF ने ATP खर्च किया और आकर V स्नेर और S स्नेर को अलग अलग कर दिया, जो पहले जुड़े हुए थे। अलग होते ही V स्नेर वापस बाहर चला जाएगा और T स्नेर से अलग हो जाएगा। V स्नेर बाहर जाकर करेगा क्या, आप खुद सोचो। कल को जो नया वेसिकल बनेगा उससे जाकर फिर बाइंड हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म नोन नहीं है कि रिसाइकलिंग होती कैसे है। केवल एक हाइपोथेसिस से मान लिया कि वी स्नेर को अलग कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म साइंटिस्ट को अभी तक ये नोन नहीं है। क्या नोन नहीं है? कि वी स्नेर की रिसाइकलिंग कैसे होती है। सो डजंट मैटर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो रिसाइकलिंग का मैकेनिज्म तो अभी क्लियर नहीं है साइंटिस्ट को। तो अब इन दोनों की अनबाइंडिंग हो गई, टी स्नेर और वी स्नेर अलग हो गए। किसने करे? NSF ने। तो फाइनली अब केवल वेसिकल चिपका गया गोल्जी से, क्योंकि ये भी ER की मेम्ब्रेन है और ये भी गोल्जी की मेम्ब्रेन है। तो धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन मर्ज हो जाएंगी और मर्ज होने के बाद देखो गोल्जी इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका होगा, उस वेसिकल को। और वेसिकल एक्सेप्ट करने का मतलब गोल्जी ने अपने अंदर कार्गो रिसेप्टर भी ले लिया और कार्गो मॉलिक्यूल भी ले लिया। अब वही बात, यहां pH लो है तो अपने आप इस कार्गो रिसेप्टर की तो रिसाइकलिंग हो जाएगी या ये डिग्रेड हो जाएगा। और ये जो लिगेंड, और ये लिगेंड है क्या? ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन आ गया सिस गोल्जी में। तो इस तरह से ER से वो प्रोटीन कार्गो रिसेप्टर पर, वहां तो बाइंडिंग हुई थी, यहां अनबाइंडिंग हुई लो pH के कारण, फाइनली आ गया सिस गोल्जी में। ये वाले वेसिकल कहलाते हैं कोप 2 वेसिकल, कोटेड प्रोटीन 2 वेसिकल। और आप देखिए कोटेड प्रोटीन 2, कोप 2 में कितना सारा जो था पंगा था, कितना पंगा, SAR, Sec24, 13, 31। तो अकेला कोट प्रोटीन जो है वो काफी सारे, कोप 2 काफी सारे प्रोटीन से बना है। एक बार सिस गोल्जी तक ये प्रोटीन आ गया तो अब गोल्जी टू गोल्जी, अब गोल्जी सिस गोल्जी इसको सिस सिस्टर्नी में भेजेगा, लेकिन अलग वेसिकल, कौन से? कोप 1, काफी बार बताया ये। फिर सिस जो सिस सिस्टर्नी है वो मिड सिस्टर्नी को कोप 1, ऐसे ऐसे करके ये फाइनली ट्रांस गोल्जी तक पहुंचेगा। तो ये था ER से गोल्जी का पाथवे, जिसे एंटेरोग्रेड पाथवे हम कहते हैं।